हेलो बच्चा लोग, कैसे हो आप लोग भाई। तो मुझे उम्मीद है आप सब लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। मेरा नाम है प्रभात। क्लास 12th केमिस्ट्री में हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। आज हमारा इस चैप्टर का 5th लेक्चर है। आज के लेक्चर में हम लोग बात करना शुरू करेंगे कलर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में, और साथ ही साथ हम कवर करेंगे वर्नर थ्योरी के बारे में। अब कलर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की हेल्प से हम ड्राइव करते हैं, और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में बहुत डिटेल में कवर करी है। बल्कि अगर आपने वो प्रीवियस लेक्चर अटेंड करा हो तो आपको पता होगा कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी डिजाइन ही इसलिए करी गई थी ताकि हम कलर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्यों आता है ये प्रॉपर्ली एक्सप्लेन कर सके। तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का एप्लीकेशन आज हम करना सीखेंगे ताकि हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के कलर को अच्छे से आइडेंटिफाई कर पाए। तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम सीधे हम अपना आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आज का लेक्चर हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो सारी चीजों को बहुत ध्यान से पकड़ने की जरूरत है, आपको समझने की जरूरत है। तो फटाफट एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं कि हम लोगों ने क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में क्या पढ़ा था। हम लोगों ने क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में पढ़ा था कि अगर कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना, जैसे मान लीजिए यहां पर हम आयरन मेटल का इस्तेमाल करके FeCl6 लेट से बना रहे हैं, तो यहां पर आयरन काम करेगा सेंट्रल मेटल आयन की तरह, और ये जो रेड कलर के डॉट्स हैं ये दरअसल में लिगेंड है। जैसे Cl6 हम ले सकते हैं तो हमारे पास 6 क्लोरीन एज लिगेंड काम करेंगे। हम FeCO6 ले सकते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड एज लिगेंड काम करेगा। FeCN6 ले सकते हैं तो Cn एज ए लिगेंड काम करेगा। तो जैसे ही मेटल को लिगेंड उसकी चारों तरफ से अप्रोच करते हैं तो लिगेंड भी इलेक्ट्रॉन रिच होता है, और मेटल के डी सबशेल में भी इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो लिगेंड के इलेक्ट्रॉन मेटल के डी सबशेल के इलेक्ट्रॉन पर रिपल्शन डालते हैं, और इन रिपल्शन की वजह से जो डी ऑर्बिटल 5 सेम एनर्जी में होते हैं ये अलग अलग एनर्जी के ऑर्बिटल में स्प्लिट हो जाते हैं। अब स्प्लिटिंग किस तरह से होगी ये दो अलग अलग केसेस में हम लोगों ने पढ़ा था। ऑक्टाहेड्रल केस में अलग स्प्लिटिंग होती है और टेट्राहेड्रल केस में अलग स्प्लिटिंग होती है। फटाफट मैं अगर आपको कॉन्सेप्ट रिकॉल करूं तो हमने कुछ ऐसी बात करी थी। मान लीजिए अगर ये हमारे पास आयरन का एक एटम है या आयरन का एक सेंट्रल मेटल आयन है, तो इस सेंट्रल मेटल आयन में आयरन के पास वैलेंस शेल में 5 डी ऑर्बिटल होंगे, 1 2 3 4 5। ये पांचों डी ऑर्बिटल सेम एनर्जी में होते हैं। अब अगर मान लो ये आयरन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बना रहा है, यानी 6 लिगेंड के साथ आपस में जुड़ रहा है, तो जैसे ये 6 लिगेंड के साथ आपस में जुड़ेगा तो ये जो आयरन के डी ऑर्बिटल हैं इनमें से 2 ऑर्बिटल हाई एनर्जी में चले जाते हैं। जो ऑर्बिटल हाई एनर्जी में जाते हैं इन्हें हम बोलते हैं Eg ऑर्बिटल, और 3 ऑर्बिटल लो एनर्जी में चले जाते हैं, इन्हें हम बोलते हैं T2G ऑर्बिटल। अब 5 डी ऑर्बिटल में से ये जो दो हाई एनर्जी में गए ये कौन कौन से हैं, तो हमारे पास DX2Y2 ऑर्बिटल हाई एनर्जी में चला जाता है, और DZ2 ऑर्बिटल हाई एनर्जी में चला जाता है। और ये जो लो एनर्जी में ऑर्बिटल गए ये हमारे पास होते हैं DXY, DYZ और DZX। ये हमने बहुत डिटेल में कवर करा था। तो जहां पर 5 डी ऑर्बिटल सेम एनर्जी में थे, अब वहां पर 2 हाई एनर्जी में चले गए और 3 लो एनर्जी में चले गए। इस ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में लिगेंड्स के आने की वजह से, तो अगर हमारे पास ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है तो इस तरह से डी ऑर्बिटल मेटल के स्प्लिट हो जाएंगे। इन दोनों ऑर्बिटल के बीच में जो एनर्जी का गैप आता है उसे बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग एनर्जी। और ये ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग एनर्जी इस बात पर डिपेंड करेगी कि जो लिगेंड्स हम देख रहे हैं ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है या वीक लिगेंड है। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो इन दोनों ऑर्बिटल के बीच में एनर्जी का गैप उतना ज्यादा बढ़ता चला जाएगा, और अगर वीक फील्ड लिगेंड है तो इन ऑर्बिटल के बीच में एनर्जी का गैप कम होगा। और इसी तरह से हम लोग बात करते हैं टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के बारे में भी। तो अगर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है तो यहां पर जो डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग होती है जस्ट उल्टा होती है। यहां पर T2G ऑर्बिटल हाई एनर्जी में चले जाते हैं और Eg ऑर्बिटल लो एनर्जी में रहते हैं, और इन दोनों ऑर्बिटल के बीच में जो एनर्जी का गैप है इसे हम लोग बोलते हैं टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग एनर्जी, और सिंबल देते हैं डेल्टा T से। और यहां पर भी कहानी वही होती है, अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा रहती है, यानी इन दोनों ऑर्बिटल के बीच में एनर्जी का गैप ज्यादा होगा, और अगर वीक फील्ड लिगेंड है तो इन दोनों ऑर्बिटल के बीच में एनर्जी का गैप कम होगा। अब ये जो ऑर्बिटल है ये दरअसल में सेंट्रल मेटल आयन के होते हैं। अब इस सेंट्रल मेटल के आयन में हो सकता है इन डी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स अभी अवेलेबल हो। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई मेटल है उसमें मान लो 1 इलेक्ट्रॉन और वो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बना रहा है, तो उस 1 इलेक्ट्रॉन को हम यहां पर भर देंगे। 2 इलेक्ट्रॉन है तो एक यहां पर एक यहां पर भरेगा हुंड रूल के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये दोनों ये बल्कि तीनों ऑर्बिटल सेम एनर्जी में है। तो अगर 3 सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल में हम इलेक्ट्रॉन भरना शुरू करेंगे
तो हमें पेयरिंग तब करनी होगी जब हर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन या हर एक ऑर्बिटल में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हम भर दें। तो मान लीजिए अगर हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स है, उसके मेटल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है और वो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बना रहा है, तो उसके पास बस एक इलेक्ट्रॉन होगा। अगर मान लो उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है तो इस तरह से हम अनपेयर्ड भरेंगे, 3 है तो यहां पर भर देंगे। हाँ, चौथा अगर आएगा तो हमें देखना पड़ेगा कि चौथे इलेक्ट्रॉन को यहां पेयर करना है या ऊपर भेजना है। अगर स्प्लिटिंग एनर्जी कम होती है तो हम ऊपर भेज देते हैं और स्प्लिटिंग एनर्जी अगर ज्यादा होती है तो हम पेयर कर देते हैं। ये सब बातें बहुत डिटेल में हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में करी हुई है। तो अगर आपको ये सारी बातें डिटेल में दोबारा से पढ़नी है या आपने अभी नहीं पढ़ी है तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि जाकर वो लेक्चर जरूर देखना। यहाँ पर आई बटन पर मैं इस पूरी चैप्टर की प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा, आप वहां से आराम से उसे देख सकते हो। बट फिलहाल अपनी कहानी को अगर आगे बढ़ाएं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर हाई एनर्जी के ऑर्बिटल अभी अनऑक्यूपाइड, अभी पूरी तरह से खाली है। और इनके खाली होने की वजह से ही हम ये एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कलर क्यों आएगा और कैसे आएगा। लेकिन उसके लिए एक बात हमें पता करना और जरूरी है कि कौन से लिगेंड्स हम स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड मानते हैं और कौन से लिगेंड वीक फील्ड लिगेंड मानते हैं। तो इसके लिए हम लोगों ने ऑलरेडी स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ी थी कि स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ऑलरेडी से एक ऐसी सीरीज डिजाइंड है जो हमें ये क्लासिफाई करके देती है कि कौन से लिगेंड वीक होते हैं और कौन से लिगेंड स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो यहाँ पर इस सीरीज में अगर आप ध्यान से देखोगे तो आयोडाइड आयन से ये सीरीज स्टार्ट हो रही है और इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखी हुई है सीरीज। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखने का मतलब होता है कि इस सीरीज में लास्ट में जो लिगेंड्स आ रहे होंगे इन्हें हम स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड मानेंगे और जो शुरुआत में लिगेंड आ रहे होंगे इन्हें हम वीक फील्ड लिगेंड मानेंगे। इनफैक्ट हम लोग आयोडाइड आयन से लेकर वाटर तक, जो कि यहां पर दे रखा है, यहां तक जितने भी लिगेंड्स आ रहे हैं इन्हें हम वीक फील्ड लिगेंड मानेंगे और इसके आगे जो लिगेंड्स आएंगे उन्हें हम स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड मानेंगे। तो NCS माइनस से लेकर कार्बन मोनोऑक्साइड तक जो लिगेंड आएंगे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की वजह से इन डी ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग बहुत ज्यादा हो जाएगी और अगर वीक फील्ड लिगेंड है तो इनकी स्प्लिटिंग कम रहेगी, यानी इनके बीच में एनर्जी का गैप कम रहेगा। अब इन दोनों आइडियाज को हम ध्यान में रखकर बड़े आराम से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का कलर कैसे आता है। अच्छा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के कलर को समझने के लिए पहले हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि दरअसल में किसी भी कंपाउंड का कलर हमें कैसे दिखाई देता है। ठीक है, तो हमें ये अब तक पता चल गया कि ये जितने भी लिगेंड्स हैं ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की कैटेगरी में आएंगे, वाटर और उसके आगे जो लिगेंड है ये वीक फील्ड लिगेंड की कैटेगरी में आते हैं। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, CN माइनस एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ट्राइफेनिल फॉस्फीन एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, NO2 माइनस एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, बाइप्रिडीन एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, एथिलीन डायमीन एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, अमोनिया एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, NO2 माइनस अमोनिया से भी स्ट्रॉन्ग लिगेंड है और कार्बन मोनोऑक्साइड सबसे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। अब हम बात करते हैं कि हमें किसी भी कंपाउंड का कलर कैसे दिखाई देता है। तो आपको एक बात बताता हूं और बड़ी कॉमन सेंस की बात है, किसी भी चीज का कलर आपको तभी दिखाई देगा जब उसके ऊपर लाइट पड़ेगी। अगर वहां पर लाइट नहीं है तो हर चीज आपको ब्लैक दिखाई देगी। जैसे बिना लाइट वाले कमरे में आप चले जाओ और उसमें कोई भी चीज रखी हो कलरफुल, आपको उसका कोई कलर नहीं दिखाई देगा, वो कलर आपको ब्लैक ही दिखाई देगा, वो चीज आपको ब्लैक ही दिखाई देगी। ठीक है, तो एक्चुअल में किसी भी कंपाउंड का या किसी भी चीज का कलर हमें तब दिखाई देता है जब वहां पर लाइट की प्रेजेंस हो, यानी कलर देखने के लिए लाइट का होना जरूरी है। और लाइट के होने से कलर कैसे दिखता है वो आज हम लोग समझेंगे। और हो सकता है मेरे बच्चे आपको आज शायद पहली बार पता चले बहुत सारे बच्चों को यार किसी भी चीज का कलर हमें कैसे एक्चुअल में दिखाई देता है। तो फटाफट बात करते हैं कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड और ये समझते हैं कि हमें किसी भी चीज का कलर कैसे दिखाई देता है। तो जैसे हम सबको पता है कि यार एप्पल ना रेड कलर का होता है, तो एप्पल आपको रेड कलर का तब दिखाई देता है जब वो लाइट में रखा हो। अगर अंधेरे कमरे में रखा है ना एप्पल, तो आपको रेड कलर का नहीं दिखाई देगा वो, ठीक है, बल्कि ब्लैक ही दिखाई देगा बिल्कुल। ऐसा क्यों है? तो दरअसल में जैसे ही लाइट के अंदर हम एप्पल को रखते हैं तो एप्पल एक मैटर है, बहुत सारे अलग अलग एटम्स अलग अलग मॉलिक्यूल से मिलकर बना होगा और जब इन एटम्स और मॉलिक्यूल्स पे लाइट पड़ती है, व्हाइट लाइट पड़ती है, तो व्हाइट लाइट में हमें पता है बहुत सारे अलग अलग कलर्स होते हैं, विबग्योर, इंद्रधनुष, रेनबो वाले कलर। तो ये बहुत सारे कलर्स दरअसल में इसके ऊपर फॉल करते हैं, इस मटेरियल के ऊपर। अब ये मटेरियल क्योंकि अलग अलग टाइप के एटम और अलग अलग टाइप के मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है, तो ये एटम या मॉलिक्यूल इन सारे कलर्स में से कुछ खास तरह के कलर एब्जॉर्ब कर लेता है। जैसे आप नोटिस करो, जब एप्पल के ऊपर व्हाइट कलर की लाइट पड़ रही है और व्हाइट कलर की लाइट में बहुत सारे अलग अलग कलर के दरअसल में फोटॉन्स प्रेजेंट है, तो मोस्ट ऑफ द फोटोन जैसे कि येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ये सब ये एप्पल एब्जॉर्ब कर ले रहा है, लेकिन रेड कलर के फोटॉन्स ये रिफ्लेक्ट कर दे रहा है। अब ये कौन से फोटोन रिफ्लेक्ट करेगा वो इसके प्रेजेंट एटम्स डिसाइड करेंगे जिन चीजों से मिलकर बनाए। तो यहां पर आप ऐसा मान सकते हो एप्पल में जो भी एटम्स हैं या जो भी मॉलिक्यूल्स हैं वो रेड कलर के फोटॉन्स को रिफ्लेक्ट कर देते हैं और यही रिफ्लेक्टेड फोटॉन्स हमारी आंखों पर गिरते हैं
और जब ये रेड कलर के फोटॉन्स हमारी आंखों पर गिरते हैं तो हमारा ब्रेन डिटेक्ट करता है कि यार यहाँ तो रेड कलर के फोटॉन्स आ रहे हैं, रेड कलर की लाइट आ रही है, तो ये इस एप्पल से आ रही है। तो इस एप्पल को हम क्या मान लेते हैं, ये हमारा दरअसल में रेड कलर का एप्पल है। ठीक है, आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे जो यहाँ पर वेदांत मेंटर्स लिखा हुआ है, ठीक है, तो अगर आपको येलोइश कलर का दिख रहा है या ऑरेंजिश कलर का दिख रहा है तो वहां पर कॉन्सेप्ट क्या चल रहा होगा कि यहाँ पर कमरे में जो लाइट है वो जब इसके ऊपर फॉल कर रही है तो बहुत सारे कलर एब्जॉर्ब कर ले रही है, लेकिन वही कलर वो रिफ्लेक्ट कर रही है जिससे ऑरेंज कलर बनता है। और वो ऑरेंज कलर जब हमारी आईज पे जा रहा है, कैमरे में कैप्चर हो रहा है, तो आपको वो ऑरेंज कलर दिखाई दे रहा है। ठीक है, सिमिलरली अगर जैसे इस बुक का कलर आपको ग्रीन दिख रहा है, ठीक है, इस बुक का कवर पेज अगर आपको ग्रीन दिख रहा है तो ग्रीन इसलिए दिख रहा है क्योंकि यहां से जितनी भी लाइट आ रही है उसमें सारे डिफरेंट डिफरेंट कलर मौजूद है, लेकिन ये बुक के एटम्स बाकी सारे कलर एब्जॉर्ब कर ले रहे हैं, सिर्फ ग्रीन कलर को रिफ्लेक्ट कर दे रहे हैं। कैमरा भी वही ग्रीन कलर डिटेक्ट कर रहा है और वही रिकॉर्ड कर रहा है और आपको भी वही कलर यहां पर दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरह से किसी भी कंपाउंड का कलर हमें यूजुअली देखने को मिलता है। तो हमें ये समझ में आया कि किसी भी कंपाउंड का कलर कैसे दिखेगा, जब उस पर व्हाइट लाइट पड़ेगी तो व्हाइट लाइट बहुत सारे अलग अलग कलर से मिलकर बनी होती है। तो वो एटम या वो मॉलिक्यूल या वो चीज जिस भी एटम या मॉलिक्यूल से बनी है बहुत सारे कलर्स को एब्जॉर्ब कर लेगी और कुछ स्पेशल कलर्स को रिफ्लेक्ट कर देगी। जिन कलर्स को वो रिफ्लेक्ट करेगी वही कलर हमें उस चीज का दिखाई देता है। आई होप एवरीवन इज गेटिंग दिस आइडिया। अब हम इस चीज को आगे और डिटेल में पढ़े उससे पहले एक छोटी सी बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो भी लाइट होती है वो दरअसल में खुद अपने आप में एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है। लाइट अपने आप में एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। ये क्लास 11th में आप लोगों ने एटम चैप्टर में पढ़ा है। और कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बना होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, एक ऐसी वेव जो कि दरअसल में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के ऑसिलेशन से बनती है। और ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं इनके सबसे छोटी यूनिट्स को बोला जाता है मेरे बच्चे फोटॉन्स। यानी इन शॉर्ट आप ये बोल सकते हो कि लाइट दरअसल में बहुत सारे छोटे छोटे फोटॉन से मिलकर बनी होती है। और क्योंकि फोटॉन खुद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वाले पार्टिकल्स होते हैं, तो जैसे एक वेव की वेवलेंथ होती है ऐसे ही एक फोटॉन की भी वेवलेंथ होती है। और हर वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग हर फोटॉन की कोई ना कोई एनर्जी होती है जिसे हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। इस फॉर्मूले को आप लोगों ने 11th क्लास में केमिस्ट्री में पढ़ा होगा और 12th क्लास में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो फिजिक्स में चैप्टर है उसमें भी आप पढ़ते हो। पढ़ा है तो अच्छी बात है, नहीं तो रिकॉल कर सकते हो कि हर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की अपनी एक वेवलेंथ होती है। और क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से ही फोटॉन्स बनते हैं या फोटॉन्स खुद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होते हैं, तो हर फोटॉन की एक एनर्जी आएगी जिसे इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं hc/λ, जहां पर h होता है मेरे बच्चे प्लांक्स कांस्टेंट, ये खुद अपने आप में कांस्टेंट है। c स्पीड ऑफ लाइट होती है और लैम्डा ये दरअसल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या फोटॉन का वेवलेंथ होता है। यहां पर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है E और H के बीच का रिलेशन। बाकी यहां पर आपको फोटॉन की एनर्जी वगैरह कैलकुलेट करने में कोई खास इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, ये हम फिजिक्स में बहुत करते हैं और एटम चैप्टर के अंदर बहुत करते हैं। अभी यहां पर बस हमें एनर्जी और लैम्डा के बीच में रिलेशन अच्छे से पता होना चाहिए। अब अगर यहां पर मैं एनर्जी और लैम्डा के बीच में रिलेशन के बारे में बात करूं तो एनर्जी और लैम्डा के बीच में इनवर्स रिलेशन है। इन शॉर्ट, जिन फोटॉन्स का वेवलेंथ कम होगा उनकी एनर्जी ज्यादा होगी। ये बात याद रखना आपके लिए जरूरी है, इसकी हेल्प से हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के कलर को बहुत डिटेल में समझ पाएंगे। जिन फोटॉन्स की वेवलेंथ कम होगी उनकी एनर्जी ज्यादा होगी, या जिनकी वेवलेंथ ज्यादा होगी उनकी एनर्जी कम होगी। दोनों के बीच में इनवर्स रिलेशन है एनर्जी और फोटॉन्स की वेवलेंथ में। और दरअसल में अलग अलग कलर जो व्हाइट लाइट के अंदर प्रेजेंट होता है ये दरअसल में अलग अलग टाइप के फोटॉन्स ही होते हैं। अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि इन सारी चीजों की हेल्प से हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के कलर को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, और साथ ही साथ ये समझने की कोशिश करेंगे कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के कलर को जो लिगेंड की स्ट्रेंथ है वो कैसे अफेक्ट करती है। फटाफट उसके बारे में बात करना शुरू करते हैं। तो हम लोगों ने अब तक ये समझ लिया है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में कि अगर कोई भी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनेगा तो उसके d ऑर्बिटल Eg और T2g में स्प्लिट हो जाएंगे। अगर इस आयन के d ऑर्बिटल में कोई इलेक्ट्रॉन है तो पहले वो T2g में भरेगा। अगर मान लो एक इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन यहां पर भर जाएगा और हाई एनर्जी वाले ऑर्बिटल खाली रह जाएंगे। दूसरी चीज हमने ये पढ़ी थी कि दरअसल में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की वजह से इन ऑर्बिटल्स के बीच में एनर्जी का गैप बढ़ जाता है और वीक फील्ड लिगेंड्स की वजह से इन ऑर्बिटल के बीच का एनर्जी का गैप घट जाएगा।
तीसरी चीज हमने ये समझ ली कि किसी भी चीज का कलर हमें कैसे दिखाई देता है, जब उस चीज पर व्हाइट लाइट पड़ती है तो व्हाइट लाइट में अलग अलग कलर के फोटोन होते हैं या अलग अलग एनर्जी के फोटोन होते हैं। ये चीज जिस भी एटम या मॉलिक्यूल से बनी होती है, ये एटम या मॉलिक्यूल बहुत सारे फोटॉन्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, लेकिन कुछ सर्टेन टाइप के फोटॉन्स को ये रिफ्लेक्ट कर देते हैं। और जिन भी फोटॉन्स को ये रिफ्लेक्ट करेंगे, अगर वो हमारी आंखों पे जाएंगे तो हमें उस चीज का कलर वैसा ही दिखाई देगा जिस कलर के वो फोटॉन्स एमिट कर रहा है या रिफ्लेक्ट कर रहा है। अब इन सारी चीजों को कलेक्ट करके हम समझेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का कलर कैसे आता है। जैसे यहां पर आपको एक कंपाउंड दिया गया है टाइटेनियम, और उसमें 6 वाटर एज लिगेंड हमने इस्तेमाल करें, यानी ये खुद अपने आप में एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। टाइटेनियम पे यहाँ पे चार्ज है 3+, तो अगर टाइटेनियम के ऊपर चार्ज यहाँ 3+ आएगा तो इसमें बस एक इलेक्ट्रॉन बचेगा। अगर मैं आपको फटाफट बताऊं तो टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर होता है मेरे बच्चे 22, ठीक है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा ऑर्गन, साथ में 3D में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और 4s में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब टाइटेनियम के ऊपर अगर 3+ चार्ज आया तो 2 इलेक्ट्रॉन हम s में से निकाल देंगे और 1 इलेक्ट्रॉन हम d में से निकाल देंगे, तो हमारे पास d में बस कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे? 1। अब क्योंकि टाइटेनियम 6 वाटर के साथ जुड़ा है, यानी यहाँ पर टाइटेनियम का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, और कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 6 होता है तो ज्योमेट्री हमेशा ऑक्टाहेड्रल आएगी। और अगर ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री आई तो वाटर लिगेंड टाइटेनियम के जो d ऑर्बिटल हैं, इसमें से 2 ऑर्बिटल Eg में हाई एनर्जी में भेज देगा और 3 ऑर्बिटल लो एनर्जी में भेज देगा जो कि T2G वाले होंगे। अब क्योंकि टाइटेनियम के पास यहां पर बस डी सबशेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो हमें यहां पर बस 1 इलेक्ट्रॉन भरना है, वो हमने यहां पर भर दिया। अब जरा समझना यहां पर होगा क्या। टाइटेनियम खुद अपने आप एक कंपाउंड है। इमेजिन करो जैसे आप लोगों ने घर में सोडियम क्लोराइड देखा है, घर में कॉमन सॉल्ट देखा है, बिल्कुल ऐसा ही सॉल्ट होता है हमारा टाइटेनियम का ये कॉम्प्लेक्स। अब जैसे इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर लाइट पड़ेगी तो उस लाइट में बहुत सारे अलग अलग कलर के फोटॉन्स हैं, और उन फोटॉन्स में एनर्जी एग्जिस्ट करती है। तो जैसे ही फोटोन इसके ऊपर हिट करेगा, तो फोटोन को हम इस तरह से शो कर सकते हैं। तो जैसे ही फोटॉन्स अलग अलग एनर्जी के इस पर हिट करेंगे, तो ऐसे फोटॉन्स जिनकी एनर्जी इस गैप से मैच कर जाती है, वो फोटॉन्स ये इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब कर लेता है। और जैसे ही फोटोन ये इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करेगा, तो जैसे इसको एनर्जी मिलेगी, ये इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी में जंप कर जाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन फोटोन को एब्जॉर्ब करके लो एनर्जी से जंप कर जाता है हाई एनर्जी में। ये बात आपको यहां पे दिखाई गई है कि हमने ग्राउंड स्टेट में जो हमारे पास टाइटेनियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन था, वो T2G ऑर्बिटल में था। इसने फोटोन को एब्जॉर्ब करा, यानी उसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब करा और जंप कर गया हाई एनर्जी में। तो यहां पर जो इलेक्ट्रॉन है वो लो एनर्जी से जंप कर गया हाई एनर्जी वाले ऑर्बिटल में। तो यहां पर अलग अलग टाइप के फोटोन ये टाइटेनियम का एलिमेंट एब्जॉर्ब कर रहा है। तो जिन्हें एब्जॉर्ब कर ले रहा है वो तो खत्म हो जाएंगे, लेकिन साथ ही साथ जिन्हें एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है, भाई व्हाइट लाइट में तो बहुत सारे अलग अलग कलर के फोटॉन्स हैं, तो जिन्हें वो एब्जॉर्ब कर ले रहा है उनकी वजह से तो वो फोटोन खत्म हो गए, लेकिन जिन्हें एब्जॉर्ब नहीं कर पाया वो रिफ्लेक्ट हो जाते हैं। जैसे यहां पर भी एप्पल में बहुत सारे अलग अलग एटम्स होंगे, इन एटम्स में अलग अलग टाइप के इलेक्ट्रॉन पड़े हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन बाकी कलर के फोटॉन्स तो एब्जॉर्ब कर ले रहे हैं, लेकिन रेड वाले को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे। इनके पास इतनी एनर्जी नहीं है कि रेड वाले को एब्जॉर्ब करें। तो रेड वाले जो फोटॉन्स हैं वो एब्जॉर्ब ही नहीं हो रहे, तो वो रिफ्लेक्ट होकर आगे चले गए, और रिफ्लेक्ट होकर अगर आगे चले गए तो हमें सिर्फ आंखों पर व्हाइट रेड कलर के फोटोन आते हुए दिख रहे हैं इस एप्पल से, तो हमें ऐसा लगेगा एप्पल का कलर रेड है। कुछ ऐसे यहां पर भी होता है। तो यहां पर किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का कलर कैसे हमें दिखता है, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में डी सबशेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं, और अगर हाई एनर्जी वाले डी सबशेल खाली पड़े हैं तो लो एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन व्हाइट लाइट से आने वाले फोटॉन्स को एब्सॉर्ब करते हैं और हाई एनर्जी में जंप कर जाते हैं। पर बहुत सारे फोटोन एब्सॉर्ब नहीं हो पाएंगे। जो फोटोन एब्सॉर्ब नहीं हो पाते हैं वो ये मटेरियल रिफ्लेक्ट कर देगा और हमें कंपाउंड का कलर बिल्कुल वैसे ही दिखाई देगा। अब हमें कैसे पता चलेगा कि यार ये फोटोन, ये जो एलिमेंट है, ये जो हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, ये कौन से वाले फोटोन एब्सॉर्ब करेगा और कौन से वाले रिफ्लेक्ट करेगा? तो ये दरअसल में हम कॉम्प्लीमेंट्री कलर व्हील से डिसाइड कर सकते हैं। ऑलरेडी हम लोगों ने पैटर्न यहां पर पकड़ रखा है, तो हमें पता है कि कॉम्प्लीमेंट्री व्हील से हम ये पकड़ सकते हैं कि कौन सा कंपाउंड किस तरह का कलर शो करेगा और कब शो करेगा। तो अगर कोई कंपाउंड रेड कलर का फोटोन एब्सॉर्ब करता है, तो रेड कलर का कॉम्प्लीमेंट्री कलर उसके अपोजिट बना है, तो उस कंपाउंड का कलर वैसा दिखाई देगा। तो अगर कोई कंपाउंड रेड कलर का फोटोन एब्सॉर्ब करेगा तो वो खुद ग्रीन कलर का दिखाई देगा।
अगर कोई ऑरेंज कलर का फोटोन एब्जॉर्ब करेगा तो वो ब्लू कलर का दिखाई देगा। अगर कोई कंपाउंड येलो कलर का फोटोन एब्जॉर्ब करेगा तो वो वॉयलेट दिखाई देगा। अगर कोई कंपाउंड ग्रीन कलर का फोटोन एब्जॉर्ब करेगा तो वो रेड कलर का दिखाई देगा। अगर कोई कंपाउंड ब्लू कलर का फोटोन एब्जॉर्ब करेगा तो वो ऑरेंज कलर का दिखाई देगा। सिमिलरली अगर कोई कंपाउंड वॉयलेट कलर का फोटोन एब्जॉर्ब करेगा तो वो येलो कलर का हमें दिखाई देगा। अब हमें ये तो समझ में आ गया कि कलर कौन सा दिखाई देगा, लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा फोटोन वो एब्जॉर्ब कर रहा है? तो इसके लिए फटाफट एक छोटी सी बात मैं आपको बताता हूं। हमें पता है व्हाइट लाइट में जो विजिबल कलर्स होते हैं, जो ह्यूमन आईज को विजिबल है, वो विबग्योर होते हैं। और ये जो अलग अलग कलर है, ये दरअसल में खुद अलग अलग टाइप के फोटॉन्स हैं जिनकी अलग अलग एनर्जी होगी और हर फोटोन की कोई ना कोई वेवलेंथ होगी। तो हम ये समझने के लिए कि दरअसल में हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कौन से फोटोन एब्जॉर्ब करेगा, हमें यह पता होना चाहिए कि विबग्योर में कौन से फोटॉन्स की एनर्जी कैसी है। और ये एनर्जी डिपेंड करेगी लैम्डा के ऊपर, तो हम पहले लैम्डा को डिसाइड कर लेते हैं। तो विबग्योर में हमारे पास सबसे पहले वॉयलेट कलर आ रहा है। तो वॉयलेट की जो वेवलेंथ होती है, ये यहां पर मेंशन है, वॉयलेट की वेवलेंथ स्टार्ट होती है 400 नैनोमीटर से। तो ये 400 नैनोमीटर के आसपास वॉयलेट कलर की वेवलेंथ है। और फिर वेवलेंथ को आप 30-50 के गैप पर बढ़ाते हुए चल सकते हो। वॉयलेट से अगर आप इंडिगो पे जाओगे तो यहाँ पर वेवलेंथ लगभग 450 नैनोमीटर हो जाएगी। ब्लू पर जाओगे थोड़ी और बढ़ जाएगी, ठीक है, 500 के आसपास हो जाएगी। ग्रीन पर जाओगे 550 हो जाएगी। येलो पे जाओगे 600 हो जाएगी। ऑरेंज पे 650 और रेड पर लगभग 700 से 750, मतलब एक रेंज रहती है, फिक्स नहीं रहते ये। तो ये अलग अलग फोटॉन्स की वेवलेंथ है। अब इसमें जिस फोटोन की वेवलेंथ कम होगी उसकी एनर्जी ज्यादा होगी। तो वॉयलेट की वेवलेंथ सबसे कम है, तो वॉयलेट की एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। और जैसे जैसे हम वॉयलेट से मूव करेंगे रेड की तरफ, वेवलेंथ बढ़ रही है। लैम्डा 700 नैनोमीटर हो गया 400 से, और अगर लैम्डा बढ़ जाएगा तो एनर्जी फोटोन की घट जाएगी। यानी रेड कलर के जो फोटॉन्स होते हैं उनकी एनर्जी लेस होती है और वॉयलेट की तरफ एनर्जी हाई होती है। अब हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कौन सा कंपाउंड किस तरह के फोटोन एब्जॉर्ब करेगा। अब देखो, आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूं। कोई भी फोटोन वही एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, या कोई भी इलेक्ट्रॉन उसी फोटोन को एब्जॉर्ब करेगा जिसकी एनर्जी इन दोनों ऑर्बिटल के एनर्जी गैप से मिल जाएगी। जैसे मान लो यहां पर एनर्जी गैप इतना है जो कि रेड कलर के फोटोन का है, तो ये जो कंपाउंड है ये सिर्फ रेड कलर के फोटोन एब्जॉर्ब करेगा और कोई एब्जॉर्ब नहीं करेगा। और हमें पता है कि रेड कलर के फोटॉन्स की एनर्जी कम होती है, और अगर रेड कलर के फोटॉन्स की एनर्जी कम होती है तो कायदे से इन दोनों ऑर्बिट में हमें एनर्जी का गैप कम चाहिए, और एनर्जी का गैप हमें कम मिलेगा वीक फील्ड लिगेंड में। यानी इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं, अगर हमारे पास वीक फील्ड लिगेंड होंगे तो वीक फील्ड लिगेंड की वजह से कम एनर्जी के फोटोन एब्जॉर्ब होंगे, और अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो हाई एनर्जी के फोटोन एब्जॉर्ब होंगे। तो यानी अगर मैं कलर व्हील में आपको बताऊं तो कलर व्हील में आप ऐसे बोल सकते हो, रेड कलर कौन सा मटेरियल एब्जॉर्ब करेगा, तो रेड कलर वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एब्जॉर्ब करेंगे जो कि दरअसल में वीक फील्ड लिगेंड के बने होते हैं। क्योंकि अगर हमारे पास वीक फील्ड लिगेंड हुआ तो वीक फील्ड लिगेंड क्या करेगा, वीक फील्ड लिगेंड में एनर्जी का गैप कम होगा, और एनर्जी का गैप अगर कम होगा तो इस इलेक्ट्रॉन को हाई एनर्जी में जंप करने के लिए कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, और कम एनर्जी उसे मिल जाएगी रेड कलर के फोटोन में। और रेड कलर के फोटोन में अगर मिल गई तो रेड को ही एब्जॉर्ब करेगा, और अगर वो रेड को एब्जॉर्ब करेगा तो उसका कलर ग्रीन दिखाई देने लगेगा। ऐसे ही अगर मान लो यहां पर हमारा लिगेंड धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग होने लगे, तो स्ट्रॉन्ग अगर लिगेंड होने लगेगा तो ये एनर्जी का गैप बढ़ने लगेगा, और एनर्जी का गैप अगर बढ़ता जाएगा तो लोअर एनर्जी से इलेक्ट्रॉन को हाई एनर्जी में जंप करने के लिए ज्यादा एनर्जी का फोटोन एब्जॉर्ब करना पड़ेगा, और ज्यादा एनर्जी के फोटोन के लिए हमें रेड से जाना पड़ेगा धीरे धीरे वॉयलेट की तरफ, क्योंकि रेड की एनर्जी कम है और वॉयलेट की एनर्जी ज्यादा है। तो यानी रेड कोई भी एलिमेंट या कोई भी सब्सटेंस कब एब्जॉर्ब करेगा, अगर उसमें वीक फील्ड लिगेंड लगे हैं, और जैसे जैसे हमें स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरफ जाना है, ठीक है, जैसे जैसे यहां पर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड लगने लगेंगे, जितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड लगने लगेंगे वो वॉयलेट कलर को एब्जॉर्ब करने लगेंगे। तो रेड एब्जॉर्ब करेंगे वीक फील्ड लिगेंड। अगर वीक फील्ड लिगेंड की बजाय धीरे धीरे आपने लिगेंड की स्ट्रेंथ बढ़ाने लगे
तो वीक फील्ड लिगेंड से थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड लगा करा तो वो ऑरेंज एब्जॉर्ब करेगा, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड करा तो वो येलो एब्जॉर्ब करेगा, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड बढ़ा दिए तो वो ग्रीन एब्जॉर्ब करेगा। जैसे आप नोटिस करो यहां पर हमारे पास वाटर है, वाटर से सीधे हम कार्बन मोनोऑक्साइड पे तो जाएंगे नहीं। मान लो वाटर से ज्यादा हाई फील्ड लिगेंड है अमोनिया, तो हमारे कंपाउंड में मान लो अमोनिया अगर प्रेजेंट है तो वाटर अगर यहां पर रेड कलर एब्जॉर्ब कर रहा है तो अमोनिया के प्रेजेंस में उससे ज्यादा एनर्जी का फोटोन एब्जॉर्ब कराएंगे हम, क्योंकि अमोनिया का स्ट्रेंथ ज्यादा है वाटर से। अमोनिया अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो ये इन ऑर्बिटल के एनर्जी का गैप बढ़ा देगा, और अगर इन ऑर्बिटल की एनर्जी का गैप बढ़ जाएगा तो इस इलेक्ट्रॉन को लो एनर्जी से हाई एनर्जी में जंप करने के लिए ज्यादा एनर्जी के फोटोन की रिक्वायरमेंट है, और ज्यादा एनर्जी का फोटोन एक्चुअल में लो वेवलेंथ में मिलेगा। तो हम लोग रेड से चलेंगे ऑरेंज पर, ऑरेंज से येलो पर, येलो से ग्रीन पर, ग्रीन से ब्लू पर, और ब्लू से वॉयलेट पर। यानी जैसे जैसे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हम इंट्रोड्यूस कर रहे लग जाएंगे, जो फोटोन एब्जॉर्ब होंगे वो रेड से ऑरेंज, ऑरेंज से येलो, येलो से ग्रीन, ग्रीन से ब्लू, और ब्लू से वॉयलेट होने लगेंगे। और कलर हमेशा इसके कॉम्प्लीमेंट दिखाई देगा। अगर किसी कंपाउंड में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड लगा हुआ है तो यानी वो वॉयलेट कलर एब्जॉर्ब कर रहा होगा, और अगर वो वॉयलेट कलर एब्जॉर्ब करेगा तो उसका कलर कैसा दिखाई देगा? येलो दिखाई देगा। ठीक है, आई होप यू आर गेटिंग दिस आइडिया। तो ये आइडिया होता है कॉम्प्लीमेंट्री कलर व्हील का। और सबसे सिंपल सी बात आपको याद रखनी है, किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड लगे हुए हैं बहुत सारे, तो वो ज्यादा एनर्जी के फोटोन एब्जॉर्ब करेंगे, और ज्यादा एनर्जी के फोटोन एब्जॉर्ब करने की वजह से कलर उसके कॉम्प्लीमेंट्री वाला दिखाई देगा। अच्छा, अब मैं आपको ये बताता हूं यार, ये कलर व्हील क्या याद करना पड़ेगा आपको? तो आंसर है नहीं, बड़े आराम से आप बना सकते हो। आप क्या करोगे, बस एक सर्किल बनाना, एक सर्किल के 6 हिस्से कर देना, 3 एक साइड पर, 3 एक साइड पर, और विबग्योर लिखना स्टार्ट कर देना किसी भी जगह से, बट इंडिगो मत लिखना बस। ठीक है, तो विबग्योर में आई मत लिखो, वॉयलेट के पास सीधे ब्लू, फिर ग्रीन, फिर येलो, फिर ऑरेंज, फिर रेड, बस ये हो गया। बस ये कॉम्प्लीमेंट्री कलर व्हील बन गया। अगर कोई चीज रेड कलर का फोटोन एब्जॉर्ब करेगी तो उसके सामने वाला कलर उसे दिखाई देगा ग्रीन, अगर ब्लू एब्जॉर्ब करेगी तो उसके सामने वाला कलर ऑरेंज दिखाई देगा। इस तरह से हमें कलर देखने को मिलेंगे। अच्छा, ऐसा जरूरी है कि एकदम शार्प ऑरेंज दिखाई दे, हो सकता है ऑरेंज और येलो का मिक्स दिखाई देने लगे, हो सकता है ऑरेंज और रेड का मिक्स दिखाई देने लगे, क्योंकि ये पूरी रेंज है। हाँ, लेकिन देखेगा लगभग लगभग ऐसा ही। तो इस तरह से आप कलर व्हील बड़े आराम से बना भी सकते हो, आपको इसे मेमोराइज करने की कोई जरूरत नहीं है। अब इसके कुछ एप्लीकेशन देखते हैं मेरे बच्चे फटाफट। तो एनसीईआरटी में एक टेबल दे रखी है, जिस टेबल में उन्होंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि यहाँ पर अलग अलग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के फॉर्मूले दे रखे हैं, और ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड किस तरह की लाइट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं और उनका कैसा कलर दिख रहा है। तो नोटिस करो, ये हमारे पास कोबाल्ट और अमोनिया का बना हुआ एक कॉम्प्लेक्स है, और ये कोबाल्ट और अमोनिया का बना हुआ कॉम्प्लेक्स है। तो अमोनिया आपको पता है मॉडरेटली स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ये अमोनिया कार्बन मोनोऑक्साइड की तरह बहुत स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड नहीं है, नहीं वाटर और आयोडाइड की तरह वीक भी नहीं है, मॉडरेटली स्ट्रॉन्ग है। और अगर ये मॉडरेटली स्ट्रॉन्ग है अमोनिया, तो अमोनिया की वजह से इन ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग ज्यादा हो जाएगी एज कंपेयर टू वीक लिगेंड। और अगर इन ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग ज्यादा हो गई तो अमोनिया वाले कॉम्प्लेक्स में हमें ज्यादा एनर्जी का फोटोन चाहिए होगा, और ज्यादा एनर्जी का फोटोन हमें मिलेगा रेड से नीचे की तरफ। ठीक है, यानी हम जाएंगे रेड से येलो, ग्रीन या इस तरफ। तो देखो कौन सा कलर ये एब्जॉर्ब कर रहा है, येलो कलर एब्जॉर्ब कर रहा है। और अगर ये येलो कलर एब्जॉर्ब कर रहा है तो खुद इसका कलर कैसा दिखाई देगा? वॉयलेट। तो यहां पर इसका कलर कैसा दिखाई दे रहा है? वॉयलेट। इसने किस कलर की वेवलेंथ एब्जॉर्ब करी है? 535 नैनोमीटर। 535 नैनोमीटर लगभग लगभग किसके अंदर पड़ेगा? येलो के अंदर पड़ेगा। ठीक है, फिर ऐसे यहां पर हमारे पास कोबाल्ट, अमोनिया और वाटर का कॉम्प्लेक्स आ गया। ठीक है, तो यहां पर ये ग्रीन कलर एब्जॉर्ब कर रहा है, ग्रीन कलर एब्जॉर्ब कर रहा है, तो हमें ये लगभग लगभग किस कलर का दिखाई दे रहा है? रेड कलर का दिखाई दे रहा है। फिर ऐसे यहां पर 6 के 6 अमोनिया हो गए। अब अगर 6 के 6 अमोनिया हो गए तो पहले तो 5 अमोनिया थे, अब 6 अमोनिया हो गए। तो यहां पर पहले एक वीक फील्ड लिगेंड था, अब एक भी वीक फील्ड लिगेंड नहीं है, सारे मॉडरेटली स्ट्रॉन्ग है। तो अब यहां पर एनर्जी का गैप और बढ़ जाएगा। एनर्जी का गैप अगर और बढ़ गया तो येलो की बजाय ज्यादा एनर्जी का फोटोन एब्जॉर्ब करेंगे। और कौन सा फोटोन एब्जॉर्ब कर रहे हैं? ब्लू। और अगर ब्लू कलर का फोटोन एब्जॉर्ब करेंगे तो ब्लू के सामने वाला कलर देखने को मिलेगा। तो येलो ऑरेंज या फिर ऑरेंज कलर यहां पर हमें देखने को मिल रहा है। ऐसे यहां पर हमारे पास साइनाइड लगे हुए हैं। साइनाइड तो भाई साहब बहुत स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ऑलमोस्ट सेकंड लास्ट स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड साइनाइड है। ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, इसकी वजह से इन ऑर्बिटल में एनर्जी का गैप इतना ज्यादा आ जाता है
कि ये पूरा एनर्जी का गैप विबग्योर में किसी में नहीं मिलता। दरअसल में वॉयलेट फोटॉन्स के पहले अल्ट्रावायलेट रेज हमें मिलती है। अल्ट्रावायलेट रेज जो आपने सुना होगा, यूवी रेज जो सन से आती हैं, ये भी दरअसल में फोटॉन्स की बनी होती हैं, तो उनकी एनर्जी वॉयलेट से भी ज्यादा होती है। और यहां पर साइनाइड जो लगे है ना, यहां पर अगर मैं कंपाउंड दिखाऊं तो कंपाउंड है मेरे बच्चे हमारे पास, एक मिनट तो जूम कर देता हूं ताकि आपको आराम से दिखाई दे। कंपाउंड है COCl6। इस कंपाउंड में 6 साइनाइड लगे। 6 साइनाइड इतना स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं कि ये स्प्लिटिंग एनर्जी बहुत बढ़ा देंगे, और इस स्प्लिटिंग एनर्जी को क्रॉस कराने के लिए इलेक्ट्रॉन को वॉयलेट से भी ज्यादा एनर्जी चाहिए, और वॉयलेट से ज्यादा एनर्जी उसे मिलती है अल्ट्रा वॉयलेट में, और ये विजिबल नहीं होता ह्यूमंस को, ठीक है। तो अल्ट्रा वॉयलेट अगर एब्जॉर्ब करेगा तो भी उसका कलर वॉयलेट के करस्पॉन्डिंग जो मिलता है येलो, वैसा मिलेगा, ठीक है। वॉयलेट के करस्पॉन्डिंग येलो जैसा मिलता है, बिल्कुल वैसा ही कलर देखने को मिलता है। तो यहां पर ये टेबल हमें ये बता रही है कि हमने कलर व्हील और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के कलर के बारे में जो बातें करी हैं वो बिल्कुल सही है। तो आई एम प्रीटी मच श्योर अब आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का कलर प्रेडिक्ट कर पाओगे। कैसे करोगे? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में अगर वीक लिगेंड लगे हुए हैं तो वो लो एनर्जी के फोटोन एब्जॉर्ब करेगा और उसके करस्पॉन्डिंग कलर मिलेगा, और अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड लगे हुए हैं और जितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड लगेंगे वो धीरे धीरे हाई एनर्जी के फोटोन एब्जॉर्ब करेगा और उसके कॉम्प्लीमेंट में वो कलर शो करेगा। किस फोटोन की एनर्जी सबसे ज्यादा होती है विजिबल रीजन में? वॉयलेट की। किसकी सबसे कम होती है? रेड की। तो आप वॉयलेट से अगर रेड की तरफ जाओगे तो एनर्जी घटेगी, और रेड से वॉयलेट की तरफ आओगे तो एनर्जी बढ़ेगी। इस बात का याद रख के आप अलग अलग टाइप के प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। जैसे एक क्वेश्चन दिया हुआ है यहां पर, कह रहा है व्हाट विल बी द करेक्ट ऑर्डर फॉर द वेवलेंथ ऑफ एब्जॉर्प्शन। यानी ये आपको कुछ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दिए हुए हैं, आपको बताना है इनके वेवलेंथ, ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है ये लाइट की कौन सी वेवलेंथ एब्जॉर्ब करेंगे, मतलब कौन हाई एनर्जी का वेवलेंथ एब्जॉर्ब करेगा, सॉरी कौन ज्यादा वेवलेंथ एब्जॉर्ब करेगा, ज्यादा वेवलेंथ वाला फोटोन एब्जॉर्ब करेगा। पता नहीं क्या हो गया यार, क्या बोल रहा हूं मैं। हाँ, कौन सा दरअसल में ऐसा कौन सा ऐसा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होगा जो ज्यादा वेवलेंथ का फोटोन एब्जॉर्ब करेगा, और कौन सा ऐसा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होगा जो कम वेवलेंथ का फोटोन एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। हमें ये बताना है। तो यहां पर निकल गई सारे कॉम्प्लेक्स, एक बार NO2 लिगेंड लगाए, एक बार अमोनिया और एक बार वाटर। अब देखो हम लोगों ने अभी तक क्या बात पढ़ी है, हम लोगों ने ये बात पढ़ी है कि दरअसल में एनर्जी ऑफ फोटोन वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो वेवलेंथ जितनी ज्यादा होगी एनर्जी उतनी कम होगी। तो अगर हमें यहां पर वेवलेंथ के एब्जॉर्प्शन का मान लो इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है, तो हम देखेंगे कि किस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कम एनर्जी का फोटोन एब्जॉर्ब हो रहा है। जिसमें कम एनर्जी का फोटोन एब्जॉर्ब होगा उसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी, और कम एनर्जी का फोटोन वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आसानी से एब्जॉर्ब करेगा जिसमें वीक फील्ड लिगेंड लगे। यानी कम एनर्जी के फोटोन वीक फील्ड लिगेंड क्या करने वाले हैं, वीक फील्ड लिगेंड कम एनर्जी का फोटोन एब्जॉर्ब करते हैं, कम एनर्जी का फोटोन एब्जॉर्ब करेंगे। वीक फील्ड लिगेंड कम एनर्जी का फोटोन एब्जॉर्ब करते हैं, और अगर ये कम एनर्जी का फोटोन एब्जॉर्ब करेंगे तो वेवलेंथ ज्यादा होगी, तो फोटोन की वेवलेंथ ज्यादा हो जाएगी, वेवलेंथ ज्यादा होगी। सिंपल सा आइडिया, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। चलो अब इसे कैप्चर करते। तो यहां पर हमें पता है वाटर सबसे वीक फील्ड लिगेंड है, वाटर से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है अमोनिया, और सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है इन तीनों में NO2 माइनस। ये भी हमने पैटर्न देखा था, वाटर वीक फील्ड लिगेंड है, उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है अमोनिया, और सबसे ज्यादा है NO2 माइनस। तो अगर NO2 माइनस सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो वीक फील्ड लिगेंड जो होगा वो ज्यादा वेवलेंथ वाला फोटोन एब्जॉर्ब करेगा। यानी निकल का वाटर वाला कॉम्प्लेक्स सबसे ज्यादा वेवलेंथ वाला फोटोन एब्जॉर्ब करेगा, उससे कम अमोनिया वाला करेगा, और सबसे कम NO2 वाला करेगा। तो यानी जो वेवलेंथ एब्जॉर्ब होगी NiNO2 में ये सबसे कम होगी मेरे बच्चे, उससे ज्यादा वेवलेंथ वाला फोटोन एब्जॉर्ब करेगा अमोनिया वाला कॉम्प्लेक्स। यानी जो ऑर्डर दे रखा है यही रहेगा, और सबसे ज्यादा
वेवलेंथ वाला फोटोन एब्जॉर्ब करेगा वाटर। तो क्योंकि यहां पर क्वेश्चन वेवलेंथ के ऊपर था तो हमने वेवलेंथ का ऑर्डर लिखा है। मान लो अगर एनर्जी का पूछते कि कौन सा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड सबसे ज्यादा एनर्जी का फोटोन एब्जॉर्ब करेगा, तो वहां पर जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा वो सबसे ज्यादा एनर्जी का फोटोन एब्जॉर्ब करता। तो ये पैटर्न उल्टा हो जाता। क्वेश्चन को समझकर आंसर करने की जरूरत है। मैंने कई बार देखा है कि बच्चे बहुत सारे बिना क्वेश्चन को सही से एनालाइज करे प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हैं और उसके चक्कर में कई बार गलत आंसर आ जाते हैं। तो बहुत ज्यादा जरूरी होता है आपके लिए कि प्रॉब्लम को पेशेंटली पढ़कर पहले अच्छे से अपने दिमाग में उसे प्रॉपर तरीके से एनालाइज कर लो। दरअसल में कई बार मैंने ऐसा ऑब्जर्व करा है, बहुत सारे अच्छे बच्चों को प्रॉब्लम इसलिए सॉल्व वो नहीं कर पाते क्योंकि उनकी एनालिटिकल स्किल बहुत पुअर है, ना कि उनका टॉपिक पर वीक कमांड है। क्योंकि आपने कई बार खुद देखा होगा कि जब कोई तुम न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो और वो नहीं होता, और जब तुम उसका सोल्यूशन देखते हो तो तुम्हें लगता है भाई ये बात तो हमने पढ़ी रखी है, बस सॉल्व नहीं कर पा रहे थे हम। क्यों? क्योंकि आपकी एनालिटिकल स्किल पुअर है। एनालिटिकल स्किल पे जितना ज्यादा काम करोगे आप आराम से उतने ही अच्छे से न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि पढ़ने का मेन उद्देश्य तो यही है कि आप अपनी एनालिटिकल स्किल्स को और अच्छे से इंप्रोवाइज कर पाओ। ठीक है, चलिए अपनी कहानी को आगे बढ़ाएं। तो मुझे उम्मीद है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के कलर के बारे में आपको सारी बातें बहुत अच्छे से समझ में आ गई है। अब इस टॉपिक में इस चैप्टर में छोटा सा थ्योरी बचा हुआ है विच इज कॉल्ड वर्नर थ्योरी, उसके बारे में बात करेंगे फटाफट। अच्छा, एक चीज और बारे में बात कर लेते हैं कि यार कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के कलर पर लिगेंड का क्या इफेक्ट होता है। ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि अगर लिगेंड स्ट्रांग होंगे तो स्ट्रांग लिगेंड हाई एनर्जी के फोटोन एब्जॉर्ब करेंगे और उसका कॉम्प्लीमेंट कलर आएगा। अगर लिगेंड वीक होंगे तो लो एनर्जी के फोटोन एब्जॉर्ब होंगे, उसके कॉम्प्लीमेंट में कलर आएगा। अब ये बात प्रूफ करने के लिए एनसीईआरटी में एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दिया हुआ है। इस एग्जांपल में हम लोगों ने पहले निकिल का वाटर के साथ एक हमने कॉम्प्लेक्स बनाया है, ये मैं आपको दिखा देता हूं। तो मुझे भाई ये निकिल का 6 वाटर के साथ हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स बनाया। ये कॉम्प्लेक्स हमें ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है, दिखना भी चाहिए। वाटर हमें पता है एक वीक लिगेंड है, और वीक लिगेंड दरअसल में वीक लिगेंड लो एनर्जी के फोटोन एब्जॉर्ब करेगा। तो वीक लिगेंड लो एनर्जी के फोटोन जैसे कि रेड टाइप के फोटोन एब्जॉर्ब करेगा और उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर दिखाई देगा, तो हमें ग्रीन कलर दिखाई देगा। और ऐसा है भी, यहां पर निकिल का ये जो कॉम्प्लेक्स आ रहा है, इस कॉम्प्लेक्स का कलर कैसा आ रहा है? ग्रीन आ रहा है। अब हम एक काम कर रहे हैं, वाटर लिगेंड जो कि वीक है इनको हटाकर इसकी जगह पर स्ट्रॉन्ग लिगेंड लगा रहे हैं। जैसे हमने यहां पर एथिलीन डायमीन लगाया। अब एथिलीन डायमीन एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है पर बाइडेंटेट है, तो एक एथिलीन डायमीन लगाने के लिए 2 वाटर हटाने पड़ेंगे क्योंकि वाटर मोनोडेंटेट है। एक वाटर एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है निकिल के साथ, बट एक एथिलीन 2 बनाता है। तो एक एथिलीन को लगाने के लिए, एक एथिलीन डायमीन को लगाने के लिए 2 वाटर हटाने पड़ेंगे। तो यहां से हमने 2 वाटर हटाए, इसके जगह पे एथिलीन डायमीन लगा दिया। अब एथिलीन डायमीन एक थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, और अगर ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड जैसे ही निकिल के कॉम्प्लेक्स में आया तो निकिल के डी ऑर्बिटल अगर मान लो वाटर में इतना स्प्लिट हो रहे थे तो एक लिगेंड ईएन आने पर अब वो ज्यादा स्प्लिट हो जाएंगे, और अगर ज्यादा स्प्लिट हो गए तो इलेक्ट्रॉन निकिल का लो एनर्जी से हाई एनर्जी में जंप करने के लिए ज्यादा एनर्जी का फोटोन चाहिए। अब पहले उसने मान लो अगर रेड कलर का फोटोन एब्जॉर्ब करा था तो अब हो सकता है वो ऑरेंज कलर का फोटोन एब्जॉर्ब करे, और अगर वो ऑरेंज कलर का फोटोन एब्जॉर्ब करेगा तो अब उसका कलर जो दिखाई देगा वो रेड ग्रीन की बजाय ब्लू की तरफ दिखाई देने लगेगा। तो नोटिस करो यहां पर कलर धीरे धीरे लाइट ब्लू की तरफ शिफ्ट हो गया। फिर ऐसे यहां पर हम लोगों ने अब क्या करा, 2 और वाटर इसके अंदर से हटाए और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड लगा दिया। ठीक है, तो यहां पर कायदे से गलती से यहां NiH2O4 लिख गया, ये NiH2O2 होना चाहिए, 2 वाटर होने चाहिए, और 2 हमने एथिलीन डायमीन लगा दिए। तो एथिलीन डायमीन और आ गए, ये और स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो डी ऑर्बिटल निकल के और ज्यादा गैप में आ जाएंगे। अगर मान लो पहले 6 वाटर के साथ दोनों डी ऑर्बिटल के बीच में गैप इतना था Eg T2G के बीच में, फिर एक ईएन आ गया तो गैप और बढ़ गया। अगर 2 ईएन आ गए तो गैप और ज्यादा बढ़ जाएगा, और अगर गैप और ज्यादा बढ़ गया तो लो एनर्जी से हाई एनर्जी में जाने के लिए और ज्यादा एनर्जी का फोटोन चाहिए होगा, और अगर वो और ज्यादा एनर्जी का फोटोन एब्जॉर्ब करेंगे तो मान लो अगर पहले ऑरेंज करा था तो हो सकता है अब येलो की तरफ करने लगे, और अगर येलो की तरफ करने लगेगा तो कलर लाइट ब्लू से डार्क ब्लू या वॉयलेट की तरफ जाने लगेगा। तो कलर यहां पर देखो ये दिखाया भी गया है, ये डार्क ब्लू या पर्पल की तरफ जाने लगा है। और अगर आपने तीनों एथिलीन डायमीन लगा दिए, सारे वाटर हटा दिए, सब सिर्फ एथिलीन डायमीन लगा दिया, एथिलीन डायमीन तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो गया, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो गया तो अब ये और ज्यादा स्प्लिटिंग कर देगा ऑर्बिटल्स की, लोअर एनर्जी से हाई एनर्जी में जंप करने के लिए और हाई एनर्जी का फोटोन चाहिए,
और हाई एनर्जी का फोटोन अगर आएगा तो कलर उसी के करस्पॉन्डिंग वॉयलेट हमें दिखाई देने लगेगा। कि मान लो अगर पहले मान लो येलो और ऑरेंज की बाउंड्री का फोटोन एब्जॉर्ब हो रहा था, अब मान लो हो सकता है पूरा ऑरेंज का फोटोन एब्जॉर्ब होने लगे तो कलर पूरा हमें वॉयलेट की तरफ शिफ्ट होते हुए दिखाई देगा। तो इस एग्जांपल में बात बताने की कोशिश करी गई है कि जैसे जैसे हम लोग वीक फील्ड लिगेंड से स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरफ जाते हैं तो कंपाउंड्स का कलर कैसे चेंज होता जाता है। अच्छा, ईएन ने, एक बात समझना, ईएन कोई बहुत स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड नहीं है, ठीक है, ईएन कोई बहुत स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड नहीं है, इसीलिए ये दरअसल में येलो और ग्रीन के बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाया। मतलब यहां पर ब्लू और वॉयलेट कलर के फोटोन एब्जॉर्ब नहीं हो पाएंगे, उसके लिए आपको और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड चाहिए जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड या CN-। आई एम प्रीटी मच श्योर ये आइडिया पकड़ में आ गया होगा बच्चों को कि कैसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का कलर शो होता है, कैसे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी कलर को एक्सप्लेन करती है और कैसे लिगेंड्स की जो स्ट्रेंथ होती है वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के कलर को अफेक्ट करती है। ये सारी बातें यहां पर मैंने लिख दी हैं, आपको अगर पकड़ में आ गया है तो बस छोटी छोटी बातें और कर लेते हैं। अब देखो, आपको पता होगा आपके एग्जाम्स के लिए, चाहे स्कूल एग्जाम हो, चाहे बोर्ड एग्जाम हो या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, एनसीईआरटी में छोटी छोटी बातें जो मेंशन है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। अब यहाँ पर इस चैप्टर में एनसीईआरटी में वो जो ना डब्बे के अंदर इन्फॉर्मेशन दी जाती है, स्पेशल इन्फॉर्मेशन, वो आपको यहाँ पर बताई गई है। अब उसके ऊपर भी क्वेश्चन आते रहते हैं तो मैं फटाफट आपको ये बता देता हूँ जल्दी से। तो यहाँ पर छोटा सा पॉइंट हमें समझना है, और पॉइंट यहाँ पर ये बोल रहा है कि बहुत सारे दरअसल में ऐसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं जो वाटर की एब्सेंस में कलरलेस होते हैं, पर मॉइस्चर या वाटर एब्जॉर्ब करके वो कलरफुल हो जाते हैं। जैसे कॉपर सल्फेट के बारे में अगर हम बात करें तो कॉपर सल्फेट अगर एनहाइड्रस है, यानी वहां पर वाटर बिल्कुल प्रेजेंट नहीं है, तो वो हमें व्हाइट कलर का दिखाई देता है। तो यहां पर ये जो व्हाइट कलर का कंपाउंड आपको बनाकर दिखाया गया है, ये दरअसल में मेरे बच्चे एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट है। एक मिनट यार, मुझे लग रहा है कलर आपको अच्छे से दिख नहीं रहा होगा, एक मिनट में कलर चेंज कर लेता हूं। ये हमें मिलेगा मेरे बच्चे एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट, यानी इसमें पानी बिल्कुल नहीं है, और अगर पानी नहीं है तो पानी लिगेंड की तरह काम नहीं कर रहा। पर ये जो ब्लू कलर का कंपाउंड दिख रहा है मेरे बच्चे, ये हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट है। इसके एक मॉलिक्यूल में 5 यूनिट वाटर एब्जॉर्ब हो जाता है, और ये जो वाटर है ये लिगेंड की तरह काम करता है, और जैसे ही वाटर लिगेंड की तरह काम करता है तो यहाँ पर डी ऑर्बिटल कॉपर के स्प्लिट होंगे, डी ऑर्बिटल कॉपर के स्प्लिट होंगे, तो ये वाटर वीक लिगेंड है, तो ये ऐसे फोटोन एब्जॉर्ब करेगा जो कि वीक एनर्जी वाले फोटोन है, और वीक एनर्जी वाले फोटोन आपको यहाँ कहीं मिलेंगे इसमें, और वीक एनर्जी वाले फोटोन अगर यहाँ कहीं मिलेंगे तो कलर ब्लू या वॉयलेट के आसपास दिखाई देगा। तो इसीलिए यहाँ पर कॉपर सल्फेट का जिसमें वाटर एब्जॉर्ब हो गया उसका कलर कैसा दिख रहा है, ब्लू आपको दिख रहा है। तो कॉपर सल्फेट का कलर ब्लू क्यों होता है, ये पकड़ में आ रही है बात, ठीक है। मतलब अगर आपसे कोई पूछे कि कॉपर सल्फेट का कलर क्या होता है तो आप ब्लू तो बता ही लोगे, लेकिन ये भी बता दोगे कि भैया ब्लू कलर हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट का होता है, एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट तो व्हाइट कलर का ही रहता है, ठीक है। ये बात भी मेंशन करी गई है। तो बहुत सारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स या बहुत सारे सॉल्ट का कलर वाटर को एब्जॉर्ब करने की वजह से आ जाता है, ठीक है। यही बात यहां पर मेंशन है कि एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट व्हाइट है और हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट ब्लू है। अच्छा, ये जो कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला लिखा हुआ है CuSO4.5H2, इसे मेरे बच्चे इस कंपाउंड को बुलाया जाता है ब्लू विट्रोल के नाम से, हिंदी में से बोलते हैं नीला तोता, ठीक है। तो ब्लू विट्रोल का मतलब हो सकता है कोई क्वेश्चन आपसे ऐसा पूछ ले कि ब्लू विट्रोल का कलर क्या होता है, तो भाई वो कॉपर सल्फेट के बारे में बात कर रहा है, ब्लू कलर का होता है। हो सकता है ये पूछ ले कि ब्लू विट्रोल का कलर ब्लू होता है, क्यों होता है, ये पूछ ले आपसे, तो हाइड्रेटेड या वाटर मॉलिक्यूल्स की प्रेजेंस की वजह से होता है। ये सारी बातें आप बता सकते हो। ऐसे ही बहुत सारे हम लोगों ने जेम स्टोन्स देखे, ठीक है, जो हम दरअसल में ऑर्नामेंट्स में इस्तेमाल करते हैं, उनके भी बड़े स्पेशल कलर होते हैं। जैसे आप सबने रूबी या एमरल्ड देखा होगा, तो रूबी हमें इस तरह से मरून या बहुत ही शाइनी रेड कलर का दिखाई देता है, ठीक है, और एमरल्ड इस तरह से हमें ग्रीन कलर का दिखाई देता है। तो रूबी और एमरल्ड का जो कलर है वो भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की वजह से ही आता है। और कौन से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यहाँ पर इन्वॉल्व है उसके बारे में भी बात कर ले, तो ये आपको इंफॉर्मेशन याद रखनी है। रूबी दरअसल में एल्युमिनियम ऑक्साइड से बना होता है मेजरली, लेकिन इसमें 0.5 से 1% क्रोमियम आयन प्रेजेंट होते हैं, और क्रोमियम आयन के डी सबशेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और यही 3 इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करके 2 हाई एनर्जी के डी ऑर्बिटल में जम करते हैं, और उसकी वजह से रूबी को उसका कलर देखने को मिलता है। और एमरल्ड में भी क्रोमियम आयन प्रेजेंट होते हैं ऑक्टाहेड्रल साइट्स में, और एमरल्ड दरअसल में एक बेरिल मिनरल का पार्ट है। बेरिल मिनरल का फॉर्मूला क्या है, Be3Al2Si6O18। इतना बड़ा कंपाउंड है,
तो इसमें आपके लिए इंपॉर्टेंट बात क्या याद रखने वाली है? पहली बात, एमरेल्ड किस मिनरल का बना हुआ है? बेरिल का। रूबी किस मिनरल का बना हुआ है? एल्युमिनियम ऑक्साइड का। दोनों में कलर शो करने वाला आयन कौन है? इसमें भी Cr3+ और इसमें भी Cr3+। अच्छा, दोनों में Cr3+ है पर कलर अलग अलग आ रहा है, एक में रेड आ रहा है और एक में ग्रीन। ऐसा क्यों? अरे क्योंकि इसमें जो लिगेंड होंगे वो डिफरेंट होंगे, इसमें जो लिगेंड होंगे वो डिफरेंट होंगे। अगर ग्रीन कलर आपको एमरेल्ड का दिखाई दे रहा है, तो अगर ग्रीन कलर दिख रहा है इसका मतलब है एमरेल्ड में ऐसे वीक लिगेंड होंगे जो कि रेड या ऑरेंज कलर एब्जॉर्ब कर रहे होंगे। और रूबी का अगर रेड कलर दिखाई दे रहा है तो उसमें स्ट्रॉन्ग लिगेंड होंगे जो कि ग्रीन या ब्लू कलर एब्जॉर्ब कर रहे होंगे। तो इस तरह से आप लोग कलर को भी बड़े आराम से एक्सप्लेन कर सकते हो जेमस्टोन्स के। तो इन जेमस्टोन्स का कलर कैसा है, क्यों आया है, ये बात याद रखना बहुत ज्यादा हमारे लिए जरूरी है। ठीक है, अच्छा फटाफट आगे बात कर लेते हैं यार, ये बात हमें समझ में आ गई। अब 2 मिनट के अंदर मैं ये चीज आपको बता देता हूँ, वर्नर थ्योरी क्या होती है। वर्नर ने, दरअसल में वर्नर वो पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये समझाया था दुनिया को कि यार कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते कैसे हैं, बनते कैसे हैं। ठीक है, तो कैसे बताया था उसके बारे में चीजों को समझाने के लिए पहले मैं आपको एक छोटा मोटा प्रैक्टिकल केमिस्ट्री का आइडिया दे दूं। प्रैक्टिकल केमिस्ट्री का आइडिया क्या है? प्रैक्टिकल केमिस्ट्री ये बोलती है कि अगर मान लो हमारे पास कोई सॉल्ट है जैसे कि NaCl, ये यूजली सॉलिड फॉर्म में होता है। अगर आप इसे वाटर में डालोगे किसी कंटेनर में, तो Na+ आयन अलग हो जाएंगे जो कि वाटर में डिसॉल्व रहेंगे, तो उसका एक्वस फॉर्म रहेगा। और क्लोराइड आयन अलग हो जाएंगे जो कि वाटर में रहेंगे, उसका एक्वस फॉर्म रहेगा। यानी अगर मान लो मेरे पास एक कंटेनर है और एक कंटेनर में मैं NaCl अगर डिसॉल्व कर दूं, तो मेरे पास यहां वाटर में Na+ आयन भी होंगे और Cl- आयन भी होंगे। ये अब अगर मैं इस सैंपल को टेस्ट कर, तो क्योंकि इस सैंपल में Na+ आयन भी है और Cl- आयन भी है, तो ये जो सैंपल है, ये सैंपल मुझे प्रैक्टिकली टेस्ट दे देगा Na+ आयन का और क्लोराइड आयन का। प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में इन दोनों के अलग अलग टेस्ट होते हैं, अलग अलग केमिकल की हेल्प से इन्हें डिटेक्ट करा जाता है। लेकिन क्योंकि इस कंपाउंड में Na+ भी है, Cl- भी है, तो ये टेस्ट हमें बड़े आराम से मिल जाएगा। इसी तरह से प्रैक्टिकल केमिस्ट्री का आइडिया ये भी बोलता है कि मान लो अगर आपके पास सोडियम सल्फेट एक सॉल्ट है जो कि सॉलिड फॉर्म में होता है, आप अगर इसे वाटर में डिसॉल्व, तो Na आयन अलग हो जाएंगे, सल्फेट आयन अलग हो जाएंगे। सल्फेट आयन में मेरे बच्चे सल्फर और ऑक्सीजन के बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। ये इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है सल्फेट आयन में सल्फर और ऑक्सीजन के बीच में कि ये बॉन्ड पानी में टूटता ही नहीं है। तो इस वजह से होगा क्या, अगर मान लो आपने कंटेनर के अंदर सोडियम सल्फेट डिसॉल्व करा, तो यहां पर सोडियम आयन प्रेजेंट होंगे और सल्फेट आयन प्रेजेंट होंगे। अब यहां पर सल्फेट आयन में सल्फर और ऑक्सीजन प्रेजेंट है, वो एक यूनिट की तरह काम करेंगे, सल्फर और ऑक्सीजन की तरह अलग अलग काम नहीं करेंगे। और ऐसा करने पर अगर आप इस सैंपल का टेस्ट करोगे, तो ये सैंपल आपको सोडियम आयन का टेस्ट भी देगा और सल्फेट का टेस्ट भी देगा। लेकिन अगर अकेले आप सल्फर का टेस्ट करोगे या अकेले आप ऑक्सीजन का टेस्ट करोगे, तो इनका टेस्ट नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये चीजें यहां पर प्रेजेंट ही नहीं है। ठीक है, अब मैं फटाफट आपको एक चीज और बताता हूं कि अगर मान लो क्लोराइड का टेस्ट करना है तो कैसे कर सकते हो। बड़ा सिंपल तरीका होता है। इस कंपाउंड में अगर आपको चेक करना है क्लोराइड है या नहीं, तो बस आप एक छोटा सा काम करो, इस कंपाउंड के अंदर डाल दो सिल्वर नाइट्रेट AgNO3। अब AgNO3 भी दरअसल में Ag+ आयन बनाता है और NO3- आयन बनाता है। तो जैसे ही आप NaCl की रिएक्शन, NaCl जो कि पानी में आपने डिसॉल्व कर दिया है, अगर उसकी रिएक्शन AgNO3 से करते हो, तो यहां डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। AgCl के साथ जुड़ जाता है और व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बना लेता है, और सोडियम NO3 के साथ जुड़ जाता है और NaNO3 वाटर में डिसॉल्व रहता है। तो अगर आपने यहां पर AgNO3 डाला और सोल्यूशन में Cl आयन प्रेजेंट हैं, तो आपको AgCl का प्रेसिपिटेट देखने को मिलेगा इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग। और नोटिस करना, 1 मोल AgCl बनाने के लिए आपको 1 मोल क्लोराइड आयन की जरूरत है, क्योंकि AgCl के फॉर्मूले में एक AgCl में 1 क्लोराइड है, तो 1 मोल AgCl बनाने के लिए 1 मोल क्लोराइड आपको चाहिए। और NaCl से 1 मोल क्लोराइड अगर आपको चाहिए, तो अकॉर्डिंग टू स्टैकोमेट्री हमें 1 मोल NaCl चाहिए होगा। तो कहानी कुछ ऐसी है, 1 मोल NaCl 1 मोल क्लोराइड बनाएगा,
और वो अगर AgNO3 से रिएक्शन करेगा तो 1 मोल AgCl बनेगा, बशर्ते AgNO3 की कमी नहीं पड़नी चाहिए, AgNO3 एक्सेस में होना चाहिए। तो इस तरह से आप क्लोराइड आयन को टेस्ट कर सकते हो। और दूसरी बात, अगर यहां पर सोडियम सल्फेट लिया तो सल्फर और ऑक्सीजन दो अलग अलग चीजें हैं, लेकिन इनके बीच में बॉन्ड इतना स्ट्रॉन्ग है कि ये एक यूनिट की तरह काम करेंगे, दो अलग अलग यूनिट की तरह काम नहीं करेंगे। अब इसी आइडिया को फंडामेंटल बनाकर वर्नर ने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को, उनके स्ट्रक्चर को बताने की कोशिश करी पहली बार। उसी के बारे में फटाफट बात कर लेते हैं, वर्नर थ्योरी के बारे में। तो वर्नर थ्योरी ये बोलती है कि वर्नर ने क्या करा, बहुत सारे अलग अलग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के टेस्ट करे, प्रैक्टिकल टेस्ट, और उससे उन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशन करे और उन ऑब्जर्वेशन से बड़े इंटरेस्टिंग रिजल्ट निकाले। जैसे उन्होंने क्या करा, कोबाल्ट, क्लोराइड और अमोनिया के हमें 4 अलग अलग कंपाउंड प्रेजेंट थे वर्नर के टाइम पर। एक था COCl3.6NH3, इसका येलो कलर था। एक था COCl3.5NH3, इसका पर्पल कलर था। एक था COCl3.4NH3, इसका ग्रीन कलर। एक था COCl3.4NH3, इसका वॉयलेट कलर। ये 4 अलग अलग कोऑर्डिनेशन का, ये अलग अलग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पता थे। अब वर्नर ये जानना चाह रहे थे कि यार इन कंपाउंड्स में ना बॉन्डिंग है कैसी। तो ये डिटेक्ट करने के लिए उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स की हेल्प ली। उन्होंने क्या करा, इन सारे कंपाउंड्स के 1-1 मोल यूज करे। अब अगर इन सारे कंपाउंड का 1-1 मोल यूज करोगे तो आप नोटिस करो सब में क्लोराइड 3 है, यानी हर सब्सटेंस के 1 मोल से 3 मोल क्लोराइड मिल सकता है हमें। अब वो बस ये चेक करना चाहते थे क्या वाकई में ये तीनों मोल क्लोराइड यहां पर अवेलेबल है या नहीं। और ये चेक करने के लिए उन्होंने बस एक सिंपल सा काम करा, उन्होंने इन सारे कंपाउंड्स को पानी में डिसॉल्व करा, 1 मोल कंपाउंड्स को, और उन्होंने इसे डिसॉल्व कर दिया या रिएक्शन करा दिया एक्सेस AgNO3 के साथ। सबको, इस कंपाउंड को भी एक्सेस AgNO3 के साथ रिएक्शन कराया, इस कंपाउंड को भी, इसको भी और इसको भी। अब हमने AgNO3 का रूल पढ़ा है कि अगर हम किसी भी कंपाउंड में एक्सेस में AgNO3 डालेंगे तो उतने मोल AgCl बन जाएगा जितने मोल क्लोराइड है। भाई अगर 1 मोल क्लोराइड है तो 1 मोल AgCl बनेगा। अगर यहां 2 मोल क्लोराइड होगा तो 2 मोल AgCl बनेगा। अगर यहां 3 मोल क्लोराइड होगा तो यहां 3 मोल AgCl बनेगा। सिंपल सी बात, स्टोइकियोमेट्री लगानी है। यहां पर 1 मोल NaCl में 1 मोल NaCl में 1 मोल क्लोराइड है, क्योंकि फॉर्मूले में एक ही Cl है, और 1 मोल क्लोराइड है, अगर एक्सेस में AgNO3 है तो 1 ही मोल AgCl बनेगा हमारे पास। तो उन्होंने क्या करा, इन तीनों कंपाउंड में एक्सेस AgNO3 डाल दिया। अब अगर हमारे पास ये कंपाउंड 1 मोल है तो इस कंपाउंड में यहां पर क्लोराइड कितने हो जाएंगे, 3 मोल। अब अगर ये 3 मोल क्लोराइड Cl- के फॉर्म में फ्री है तो ये 3 मोल क्लोराइड एक्सेस AgNO3 के साथ 3 मोल AgCl बनाएंगे कायदे से, और ऐसा हुआ भी। इसने 3 मोल AgCl बनाया, लेकिन उन्हें ताज्जुब तब हुआ जब उन्हें आगे रिएक्शन करी। इस कंपाउंड के फॉर्मूले में भी 3 क्लोराइड अवेलेबल है, लेकिन जब एक्सेस AgNO3 के साथ रिएक्शन करी तो यहां पर बस 2 मोल AgCl बना, एक Cl यहां रिएक्शन कर ही नहीं रहा है। ऐसे ही जब इन दोनों कंपाउंड में उन्होंने देखा फॉर्मूले में तो 3-3 मोल क्लोराइड अवेलेबल है, लेकिन ये सिर्फ 1-1 मोल AgCl बना रहे हैं, यानी यहां पर 2 क्लोराइड फ्री नहीं है। 2 क्लोराइड Cl के साथ, मतलब Ag के साथ रिएक्शन नहीं कर पा रहे। और क्लोराइड कब सिल्वर के साथ रिएक्शन नहीं कर पाएंगे, अगर वो क्लोराइड जैसे यहां पर ऑक्सीजन सल्फर आपस में जुड़े थे, ऐसे यहां पर क्लोराइड किसी और चीज के साथ जुड़े हुए। और नोटिस करना, यहां पर 2 क्लोराइड बिजी हैं और ऊपर वाले के कंपैरिजन में 2 अमोनिया यहां पर कम है। यहां पर 1 क्लोराइड बिजी है, क्योंकि 3 मोल क्लोराइड प्रेजेंट है पर 2 मोल AgCl मिल रहा है, मतलब 1 क्लोराइड बिजी है और 1 क्लोराइड बिजी है, तो ऊपर वाले अमोनिया से 1 अमोनिया यहां पर कम हो गया। तो जब उन्होंने ये पैटर्न ऑब्जर्व करा तो उन्होंने एक बात समझी कि इस तरह के कंपाउंड में हर नेगेटिव आयन फ्री नहीं होता है, बल्कि हो सकता है किसी और नए तरीके से बॉन्ड बनाए। और यहीं से उन्होंने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की एक थ्योरी प्रपोज करी जिसे बोलते हैं वर्नर थ्योरी। वर्नर थ्योरी के अकॉर्डिंग उन्होंने कुछ हमारे इन कंपाउंड्स का जो स्ट्रक्चर है वो ऐसा दिया जिससे हम पुराने वाले फिनोमेना को एक्सप्लेन कर सकते हैं। हमने अब तक ये समझा यहां पर तीनों मोल क्लोराइड फ्री होंगे, यहां पर 2 मोल क्लोराइड फ्री है, 1 मोल बिजी है, यहां पर 2 मोल बिजी है और 1 मोल फ्री है, क्योंकि 1 ही मोल AgCl मिल रहा है एक्सेस AgNO3 के साथ रिएक्शन करने पे। तो उन्होंने इन तीनों कंपाउंड का फॉर्मूला कुछ ऐसा बताया कि पहला वाला जो कंपाउंड है COCl3.6NH3, उसका फॉर्मूला ऐसा हो सकता है कि कोबाल्ट के साथ 6 अमोनिया बहुत ही स्ट्रांगली जुड़े हों और तीनों क्लोराइड बिल्कुल फ्री हो। तो अगर तीनों क्लोराइड बिल्कुल फ्री होंगे तो जैसे इस कंपाउंड को पानी में डालोगे, इसका 1 मोल 3 क्लोराइड आपको दे देगा।
और 3 क्लोराइड की वजह से एक्सेस AgNO3 3 मोल AgCl बना देगा। ये बात पकड़ में आई। ऐसे यहां पर जो दूसरा कंपाउंड है जिसमें आप ले रहे हो COCl3.5NH3। अब COCl3.5NH3 जब हमने लिया तो इसने दरअसल में एक्सेस AgNO3 के साथ 2 मोल AgCl बनाया, यानी इसका एक Cl कहीं पर बिजी है। अब इस एक Cl के बिजीनेस को एक्सप्लेन करने के लिए वर्नर ने यह आइडिया लगाया कि जो कोबाल्ट है वो 5 अमोनिया के साथ बहुत स्ट्रांगली जुड़ा हुआ है और 3 में से एक क्लोरीन के साथ भी बहुत स्ट्रांगली जुड़ा हुआ है, यानी टोटल ये कोबाल्ट 6 चीजों के साथ बहुत स्ट्रांगली जुड़ा है। बिल्कुल वैसे जैसे यहां पर सल्फेट में सल्फर 4 ऑक्सीजन के साथ बहुत स्ट्रांगली जुड़ा था, इतना स्ट्रांग बॉन्ड बनाया था कि ये पानी में टूट ही नहीं रहा था। ऐसे यहां पर ये कोबाल्ट टोटल 6 चीजों के साथ बहुत स्ट्रांगली जुड़ा है। इन 6 चीजों में 5 अमोनिया और 1 क्लोराइड है और क्लोराइड इतना स्ट्रांगली जुड़ा है कि पानी में टूट ही नहीं पा रहा है, और पानी में अगर टूट ही नहीं पाएगा तो सिर्फ ये 2 क्लोराइड आयन के फॉर्म में हमें फ्री मिलेंगे, और अगर 2 क्लोराइड आयन के फॉर्म में फ्री मिल रहे हैं तो इस कंपाउंड का 1 मोल हमें 2 मोल क्लोराइड फ्री करके देगा, और 2 मोल क्लोराइड अगर फ्री करके देगा तो 2 मोल AgCl बनेगा। ये बात एक्सप्लेन होगी इस स्ट्रक्चर से। ऐसे उन्होंने यहां पर बताया कि ये दोनों जो कंपाउंड है इनका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा आ रहा है, इसमें 4 अमोनिया और 2 क्लोरीन यानी टोटल 6 चीजें कोबाल्ट के साथ स्ट्रांगली बॉन्डेड है, यानी इस कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। और इस चक्कर में सिर्फ एक क्लोराइड हमारे पास एज फ्री आयन अवेलेबल है, और अगर एक ही क्लोराइड आयन फ्री आयन की तरह अवेलेबल है तो यहां पर एक ही मोल हमें क्या मिलेगा, एक्सेस AgNO3 के साथ रिएक्शन करने पर AgCl मिलेगा। तो इस तरह से उन्होंने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से एक्सप्लेन करा। उन्होंने ये बताया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में मेटल के साथ कई सारी चीजें इतना स्ट्रांगली बॉन्ड बना लेती हैं कि वो वाटर में फ्री नहीं हो पाती। कुछ आयन होते हैं जो फ्री रह जाते हैं। तो मेटल 2 तरह की बॉन्डिंग करता है, एक आयनिक बॉन्डिंग करता है फ्री आयन के साथ, और कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग करता है इन लिगेंड्स के साथ। इन लिगेंड्स के साथ हुई बॉन्डिंग को सेकेंडरी बॉन्डिंग बोलते हैं या सेकेंडरी वैलेंसी बोलते हैं, और आयन के साथ हुई बॉन्डिंग को बोलते हैं प्राइमरी वैलेंसी। तो यही सब बातें वर्नर ने अपनी थ्योरी में एक्सप्लेन करी थी, वो मैंने यहां पर आपके लिए लिख भी दी है कि वर्नर ने हमें 1898 में यानी ऑलमोस्ट आज से 125 साल पहले ये थ्योरी प्रपोज करके दी थी। उन्होंने ये बताया था कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कैसे हमें दिखते हैं। उन्होंने बताया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो मेटल होता है उसकी 2 वैलेंसी होती है। वैसे आयनिक कंपाउंड में मेटल की एक ही वैलेंसी होती है कि जैसे अगर मैं पूछूं यार MgCl2 में Mg की वैलेंसी कितनी है, आप बोलोगे 2 है। ऐसे ही अगर मैं पूछूं AlCl3 में एल्युमिनियम की वैलेंसी कितनी है, आप बोलोगे 3 है। लेकिन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में मेटल की 2 वैलेंसी होती है, एक होती है प्राइमरी और एक होती है सेकेंडरी। प्राइमरी वैलेंसी वही यूजुअल है जो आयनिक बॉन्ड से बनती है, उसे आप वाटर में डालने पर आसानी से आयनाइज कर देते हो। जैसे यहां पर कोबाल्ट की प्राइमरी वैलेंसी 3 क्लोराइड से पूरी हो रही है, तो जैसे इस पूरे कंपाउंड को पानी में डालोगे तो 3 क्लोराइड अलग, और ये कोबाल्ट वाला पूरा पार्ट, ये पूरा पार्ट आपस में अलग हो जाएगा। इस पूरे पार्ट में कोबाल्ट के साथ 6 अमोनिया है। अमोनिया इतना स्ट्रांगली यहां पर जुड़ा होगा कि कोबाल्ट के साथ अपना बॉन्ड तोड़ेगा ही नहीं कभी। इन स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जितनी भी चीजें लिखी हैं ये आपस में इतना स्ट्रांगली बॉन्डेड हैं कि वाटर के साथ ये अपना बॉन्ड तोड़ती ही नहीं है। तो जो प्राइमरी वैलेंसी होती है वो आयनाइजेबल होती है और नेगेटिव आयन से सेटिस्फाई होती है, यहां पर नेगेटिव आयन से सेटिस्फाई हो रही है। जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है, ठीक है, ये नॉन आयनाइजेबल होती है। इसका मतलब पानी में डालने पर ये अपने आयनों में नहीं टूटेगी। तो ये जो कोबाल्ट के साथ ये चीजें जुड़ी हैं ये सेकेंडरी वैलेंसी के थ्रू जुड़ी हैं, और ये इतना स्ट्रांगली बॉन्डेड हैं कि पानी में डालने पर ये दोनों चीजें यानी कोबाल्ट और अमोनिया पानी में अलग अलग ही नहीं होगा, नॉन आयनाइजेबल होगा। ये बात बताने की यहां जा रही है, ठीक है। अच्छा, अब एक मेटल की जो सेकेंडरी वैलेंसी है ये न्यूट्रल या फिर नेगेटिव आयन से सेटिस्फाई हो सकती है। जैसे यहां पे देखो ये कोबाल्ट है, ये न्यूट्रल अमोनिया के साथ सेकेंडरी वैलेंसी यानी सेकेंडरी बॉन्डिंग कर रहा है, और यहां पर अमोनिया के साथ साथ क्लोराइड जो कि नेगेटिव साथ बॉन्डिंग कर रहा है, ठीक है। मुझे लग रहा है यार दरअसल में एलगाटो इतना हीट हो रहा है कि बीच बीच में वो छोड़ दे रहा है रिकॉर्डिंग। तो बस 2 मिनट देना मेरे को, बस मैं फटाफट सारी चीजें एक्सप्लेन करके आपको वाइंड अप करता हूं। आगे बात कर लेते हैं कि अच्छा वो आयन और ग्रुप जो कि सेकेंडरी वैलेंसी से बॉन्ड होते हैं, ठीक है, ये अपने आप में एक 3D स्पेस प्रॉपर ऑक्यूपाई करते हैं, जैसे ऑक्टेहेड्रल ज्योमेट्री, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, ठीक है। और इस ज्योमेट्री को एक्वायर करके
एक स्पेस का बहुत ही प्रॉपर अरेंजमेंट या बहुत ही प्रॉपर शेप बना लेते हैं और उस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का एक बहुत ही प्रॉपर शेप आ जाता है और अलग अलग वहां पर हमारे पास ये आयन और ग्रुप अलग अलग नंबर में जुड़े होंगे। इस नंबर को हम लोग बोल देते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या चीज है? सिंपल सी भाषा में, मेटल के साथ स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जितने भी लिगेंड्स इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करके आपस में जुड़ रहे हैं उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर बोल देते हैं। वही बात इन्होंने यहाँ पर बताई है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर उन्होंने बता दिया है कि जैसे इन सारे कॉम्प्लेक्स में सेकेंडरी वैलेंसी कौन पूरी कर रहा था? तो COCl3.6NH3 में 6 अमोनिया सेकेंडरी वैलेंसी पूरी कर रहे थे, 3 क्लोराइड प्राइमरी वैलेंसी पूरी कर रहे थे क्योंकि ये आयनाइजेबल थे। COCl3.5NH3 में 5 अमोनिया और 1 क्लोराइड सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाई कर रहे थे, 2 क्लोराइड आयनाइजेबल थे, वो प्राइमरी वैलेंसी सेटिस्फाई कर रहे थे। ऐसे ही 4 अमोनिया 2 क्लोराइड COCl3.4NH3 में सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाई कर रहे थे, 1 क्लोराइड क्या नाम है आयनाइजेबल था और 1 क्लोराइड आयनाइजेबल था, इसीलिए एक्सेस AgNO3 के साथ ये 1 मोल AgCl बना रहे थे, ये 2 मोल AgCl और ये 3 मोल AgCl। तो वर्नर थ्योरी बड़े आराम से एक्सप्लेन कर पाती थी कि कैसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनते हैं और इसने पहली बार कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कैसे बनते हैं उसका आइडिया प्रपोज करना स्टार्ट करा। तो आई होप वर्नर थ्योरी का आइडिया भी आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा, प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी। ठीक है, आज के लेक्चर में इतना ही रखेंगे। आई होप ये सारी बातें आपको अच्छे से समझ में आई हैं, कलर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपको बहुत अच्छे से समझ में आया है। अब अगर आप इस लेक्चर का पूरा मतलब ज्यादा बेटर एसेंस लेना चाहते हो कि मतलब हाँ भाई ये हमारी पढ़ाई में हमारा इस्तेमाल मतलब हमारे नंबर इम्प्रोवाइज करने में अगर हेल्प करे ये लेक्चर आज का जो आपने बहुत सीखा है, तो आप अभी वीडियो खत्म होने के बाद थोड़ी देर सारे कॉन्सेप्ट अपनी मेमोरी में रिकॉल करो, आपने क्या क्या पढ़े थे। जैसे कैसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का कलर आता है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी कैसे स्प्लिटिंग करती है, किसी भी कंपाउंड का कलर हमें कैसे दिखता है, फोटॉन्स की वेवलेंथ से उसकी एनर्जी कैसे इफेक्ट, जो हमारे वीक फील्ड लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं वो कैसे डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग को इफेक्ट करते हैं, कैसे कलर व्हील काम करता है, ये सारी बातें 10 मिनट के अंदर दोबारा से अपने मेमोरी में रिकलेक्ट होने दो। जब आप इसे सही से रिकलेक्ट होने दोगे, रिटेन करोगे अपनी मेमोरी में, तब जाकर आप इस पूरे लेक्चर का सही बेनिफिट उठा पाओगे। बाकी आज के लेक्चर में इतने रखेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जम के पढ़ाई करते रहो, रिवीजन करते रहो, जो भी डाउट्स आते रहे मेरे साथ जरूर डिस्कस करते रहो। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय एवरीवन, टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।